हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एक्वायर जोन। जैसा कि आप जानते हैं, इसके पहले मैंने पिछले वीडियो में सेल डिवीज़न शुरू किया था। उसमें आपको मैंने सेल के बारे में बताया था, प्लस उसके टाइप सेल डिवीज़न में जो आपके मियोसिस माइटोसिस के बारे में थोड़े बहुत डिस्कस किए थे। और उसमें भी आपको जो माइटोसिस के जो स्टेजेस थे उसको मैंने कंप्लीट करा दिया था। तो आइए आज शुरू करते हैं मियोसिस के स्टेजेस की। मियोसिस में कौन कौन से फेजेस आते हैं और मियोसिस क्या होता है। तो मियोसिस की अगर बात करें, जैसे कि आप जानते हैं कि इसको मैंने कल बताया था, मियोसिस क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, अर्धसूत्री विभाजन। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्या होता है, अगर पेरेंट्स जो होते हैं उनका डिप्लॉयड नंबर जो 46 होता है, क्रोमोसोम संख्या कितनी होती है 46, और ये डिवाइड करके क्या हाफ यानी कि हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर यानी कि 23 ये 4 डॉटर सेल में क्या होते थे, डिवाइड हो जाते थे। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मियोसिस को अर्धसूत्री या रिडक्शनल डिवीजन, क्योंकि इसमें क्या है, क्रोमोसोम की संख्या क्या हो रही है, रिडक्ट हो रही है, यानी कि कमी हो रही है। तो इस प्रकार की कोशिका विभाजन में कोशिका क्या होती है, नई संतति बनाती है, जिसमें क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। अभी मैंने बताया कि क्या होता है, पेरेंट्स का अगर 46 है तो उसकी संतति में क्या हो जाएगा 23, यानी कि उसके क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। किसमें, मियोसिस में। फिर उसको अर्धसूत्री जो विभाजन की प्रक्रिया है, इसको क्या बोलते हैं, ये कहाँ पे होता है, प्रजनन कोशिकाओं में, जैसे टेस्टिस और ओवरी में होती है। क्योंकि अगर वहीं बात करें अगर माइटोसिस का, तो मैंने क्या बताया था कि वो कहाँ पे होता है, सोमैटिक सेल में, यानी कि वो कहाँ पे, काय कोशिकाओं में उनका क्या होता है, माइटोसिस की प्रक्रिया होती है। और मियोसिस की प्रक्रिया कहाँ होती है, प्रजनन यानी कि जर्म सेल में, कहाँ कहाँ पर, टेस्टिस और ओवरी में होती है। अब चलते हैं कि मियोसिस की अगर बात करें तो मियोसिस के कितने टाइप्स होते हैं। तो बेसिकली देखा जाए मियोसिस 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका मियोसिस फर्स्ट और दूसरा होता है मियोसिस सेकंड। तो मियोसिस फर्स्ट में भी देखिए प्रोफेज फर्स्ट आते हैं, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट। ठीक है, ये चारों क्या है, मियोसिस फर्स्ट के स्टेजेस हैं। अगर वहीं बात करें मियोसिस सेकंड की, तो प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टीलोफेज सेकंड आते हैं। और यहीं पर अगर प्रोफेज की बात करें तो ये अगेन डिवाइड होते हैं कुछ पार्ट में। जैसे आपके होते हैं, इसमें क्या आपका आता है, लेप्टोटीन, उसके बाद आता है जाइगोटीन, पैकेटीन के बाद आते हैं डिप्लोटीन, और लास्ट में आते हैं डाइकाइनेसिस। लेकिन इतना डिटेल ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, वरना बहुत लेंदी हो जाएगा। बस इसमें मेरा बताने का बस मेन उद्देश्य ये था कि जो पैकेटीन होता है किसमें, प्रोफेज फर्स्ट, यानी कि मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में जो ये पैकेटीन स्टेज आता है, यहीं पर ही क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है एग्जाम में कि क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे देखने को मिलता है। तो या तो आपको प्रोफेज फर्स्ट उसमें ऑप्शन में दे देगा, या फिर पैकेटीन दे देगा, और या तो मियोसिस फर्स्ट में। तो याद रखिएगा, मियोसिस फर्स्ट के ही प्रोफेज फर्स्ट के कहाँ पे, पैकेटीन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलता है। तो ये थे आपके क्या, टाइप्स ऑफ मियोसिस, यानी कि मियोसिस के प्रकार। अब देखिए यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट के बारे में फिर से आपको एक बार समझा दे रहे हैं। इसके पहले भी मैंने समझा दिया था कि मियोसिस फर्स्ट में क्या होगा। यहाँ पर देखिए होमोलॉगस जो क्रोमोसोम होते हैं वो क्या होते हैं, पेयर में प्रेजेंट होते हैं। फिर इनमें मेटाफेज, ये प्रोफेज फर्स्ट आते हैं। फिर मेटाफेज फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पर स्पिंडल फाइबर बनना शुरू हो जाते हैं। स्पिंडल फाइबर इन्हीं को बोलते हैं, ये हमारे क्या है, स्पिंडल फाइबर। जैसे मान लीजिए ये आपका एक कोशिका है या सेल है, तो यहाँ पर अगर साइड में मान लीजिए यहाँ पे क्या है, हमारे क्या है, क्रोमेटिड सेल है, तो यहाँ से ही एक ऐसे पतले रेज निकलते हैं। ठीक है, पतले रेज निकलते हैं, इनको बोलते हैं एस्टर। क्या बोलते हैं, एस्टर। ठीक है, ये क्या है, एस्टर है। और इन्हीं एस्टर से उसके बाद फिर यहाँ पर ऐसे पतले थ्रेड लाइक ये कंटिन्यूअस यहाँ पर क्या बनते हैं, एक और रे निकलते हैं, और इन्हीं को बोलते हैं स्पिंडल फाइबर।
और ये जो एस्टर और प्लस स्पिंडल फाइबर, ये दोनों मिलकर बनाते हैं स्पिंडल एपरेटस, स्पिंडल एपरेटस। तो अगर बात करें एनिमल में, तो एनिमल और प्लांट में यही डिफरेंस आते हैं कि एनिमल में क्या होगा, आपके स्पिंडल एपरेटस पाए जाएंगे, मतलब एस्टर भी पाया जाएगा प्लस स्पिंडल फाइबर भी पाए जाएंगे। लेकिन अगर वहीं प्लांट की बात करें तो प्लांट में सिर्फ और सिर्फ स्पिंडल फाइबर ही पाए जाते हैं। तो यानी कि यहाँ पे मेटाफेज फर्स्ट में क्या होगा, यहाँ पे स्पिंडल फाइबर बनना शुरू हो जाएंगे और ये जो होमोलॉगस क्रोमोसोम है उनको क्या करेंगे, टाइटली बॉन्ड कर देंगे, उनको पकड़ लेंगे। फिर उसके बाद से एनाफेज सेकंड में क्या होगा, वो स्पिंडल फाइबर ब्रेक डाउन हो जाएंगे, आपस में टूट जाएंगे और टूटने के बाद ये इक्वेटर पर, इनको पोलर इक्वेटर पर यानी कि बीच में लाने का कार्य करते हैं। और टीलोफेज में क्या होगा कि फिर से यहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियर एनवेलप यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से बन जाएगा और ये जो इनके स्पिंडल फाइबर हैं वो क्या हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे यानी कि समाप्त हो जाएंगे। फिर ये पहले क्या होंगे, दो डॉटर सेल में क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो ये था हमारा मियोसिस फर्स्ट का प्रोसेस स्टेप, ठीक है। ये क्या है, मियोसिस फर्स्ट। तो पहले इसके बारे में जानते हैं सबको डिटेल में एक एक करके। तो मियोसिस फर्स्ट में अगर प्रोफेज फर्स्ट की बात करें, प्रोफेज फर्स्ट में क्या होगा कि इसमें क्रोमेटिड फाइबर क्रोमोसोम में बदल जाते हैं और यह क्रोमोसोम जोड़े में होते हैं जिन्हें होमोलॉगस क्रोमोसोम कहते हैं। जैसा कि आप डायग्राम से ही देख सकते हैं, ये एक दूसरे के ये पेयर में है, दो दो, और ये होमोलॉगस यानी कि सेम एक जैसे ही देखने में हैं। तो ये क्या होते हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम होते हैं। मान लीजिए अगर एक को मेल कह दिया जाए और एक को फीमेल कह दिया जाए। और फिर क्या होगा इसमें कि दिस होमोलॉगस क्रोमोसोम एक्सचेंज डीएनए टू ईच अदर। अब यहाँ पे ये होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या होंगे, एक दूसरे से ऐसे पेयरिंग करना शुरू कर देंगे डीएनए एक्सचेंज करने के लिए। फिर आते हैं सेकेंड स्टेप में जो है मेटाफेज फर्स्ट। अब मेटाफेज फर्स्ट में क्या होगा, इसमें देखिए इन दिस फेज सेंट्रोसोम क्या होगा, प्रोड्यूस करेगा, स्पिंडल फाइबर्स प्रोड्यूस करेगा और ये क्या होगा, क्रोमोसोम से अटैच हो जाएगा और जितने भी बाकी के जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं सेकेंड स्टेप में यहाँ पर क्या है, स्पिंडल फाइबर बनना स्टार्ट हो जाते हैं और बाकी के जितने भी इसमें सेल ऑर्गेनेल्स है बाकी के वो डिसअपियर हो जाएंगे। अगले हैं, तीसरा है मेरा क्या, एनाफेज फर्स्ट। अगला है टाइप इसका एनाफेज फर्स्ट। तो एनाफेज फर्स्ट में क्या होगा, स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम को विपरीत दिशा में अलग कर देते हैं। क्या करेंगे, विपरीत दिशा में अलग कर देते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे वो इक्वेटर पर लाएंगे उनको, उनके स्पिंडल फाइबर पहले क्या हो जाएंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे, टूटेंगे और उनको फिर साइड में लाने का कार्य करते हैं। अगला है टीलोफेज फर्स्ट। नेक्स्ट मेरा टाइप है टीलोफेज फर्स्ट। अब टीलोफेज इन दिस फेज स्पिंडल फाइबर्स डिसअपियर एंड सेल स्टार्ट साइटोकाइनेसिस। अभी मैंने बताया कि इसमें क्या होगा, अब स्पिंडल फाइबर क्या हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे और वहाँ पे फिर से एनवेलप बन जाएगा यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से बनेगा और वो क्या करेंगे, फिर साइटोकाइनेसिस स्टार्ट कर देते हैं। अब देखिए इसके बाद तो मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड में बेसिक डिफरेंस क्या होते हैं। वैसे स्टेप देखा जाए तो उनके जितने भी स्टेज हैं सेम होते हैं। जैसे प्रोफेज फर्स्ट होता है वैसे उसमें भी वही वर्क करेगा। सेकंड में भी स्पिंडल फाइबर जैसे इसमें बन रहा है तो उसमें भी स्पिंडल फाइबर बनेंगे। इसमें एनाफेज में क्या होगा, वो इक्वेटर पे लाएंगे, स्पिंडल फाइबर क्या हो जाएंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे। इसमें भी वही होगा। इसमें टीलोफेज में क्या होगा कि इसमें आपके फिर से ये जो स्पिंडल फाइबर है डिसअपियर हो जाएंगे और ये दो डॉटर सेल फिर बाहर निकल जाएंगे यानी कि दो भाग में टूट जाएंगे। बस दोनों में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि जैसे आपका जो ये मियोसिस फर्स्ट की बात करें तो इसमें जो सेल होता है मियोसिस फर्स्ट में, सेल में जो क्रोमोसोम होते हैं वो होमोलॉगस क्रोमोसोम होते हैं और पेयर में होते हैं। जो मियोसिस सेकंड से पहले, यहाँ पे आप देख सकते हैं मियोसिस सेकंड से पहले ही वो क्या होते हैं, क्रोमोसोम में टूट जाते हैं यानी कि दो क्रोमोसोम में क्या हो जाते हैं, वो अलग हो जाते हैं और यही आगे चल के मियोसिस सेकंड करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डीएनए का एक्सचेंज किए, फिर इनका इनके साथ और फिर इनका इनके साथ एक्सचेंज होके ये आगे ऐसे ही दोनों में कन्वर्ट होके फिर यही आगे चल के फिर से अगेन डिवाइड करेंगे और फर्दर डिवाइड करके ये क्या करते हैं, दो ये चार, देखिए यहाँ पे चार सिस्टर क्रोमैटिड में फिर से ये टूट जाते हैं। तो दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा कि स्टेजेस वही होते हैं, बस क्या होता है कि यहाँ पर मियोसिस से सेकंड से पहले ही क्या होगा, इसमें जो होमोलॉगस क्रोमोसोम है वो क्या होंगे, क्रोमोसोम में क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे और यहाँ पर फिर वो फिर से डिवाइड करके क्या करेंगे,
4 हैप्लॉइड सिस्टर क्रोमैटिड्स बनाने का कार्य करते हैं। अब मैं सेल डिवीजन से संबंधित आपको कुछ प्रश्न करा देती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, कोशिका विभाजन की वह अवस्था जिसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, दोगुनी हो जाती है, कहलाती है। तो इसमें ऑप्शन है इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज या टीलोफेज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, इंटरफेज। इसको आपको मैं थोड़ा समझा दे रही हूँ। जैसे मान लीजिए ये आपकी एक सेल है, तो इनको ये जो होते हैं 4 भाग में डिवाइड होते हैं, 4 पार्ट में। तो जिसमें कि ये फेज होते हैं G1, फिर S होता है, फिर G2, उसके बाद M फेज। तो ये जो G1 से लेके G2 के फेज को इंटरफेज या आई फेज बोलते हैं, आई फेज या इंटरफेज बोलते हैं, ठीक है। और ये एम फेज, यही आपके डिवीज़न फेज होते हैं, जहाँ पर डिवीज़न होता है, डिवीज़न जहाँ पे होता है, जैसे माइटोसिस और मियोसिस। तो जो आपके ये G1 से लेके G2 के फेज हैं, ये सिर्फ प्रिपरेशन के लिए, यानी कि अभी बोले थे ना कि कोशिका विभाजन से पहले जो तैयारी करते हैं वो कहाँ से होते हैं, G1 से लेके G2 तक का होता है। तो इसमें जो G1 से लेके G2 तक का ये भाग है, ये लगभग, यानी कि जो प्रिपरेशन में जो टाइम लगता है वो लगभग 95% टाइम लेते हैं, यानी कौन, आई फेज, इंटरफेज। और सिर्फ 5% हमारे क्या होते हैं, एम फेज, ठीक है। यानी मल्टीप्लिकेशन फेज कितने होते हैं, सिर्फ 5% होते हैं। तो ये एक कोशिका, आपको पता है ना कि एक बार जब साइकिल को पूरा करने में कितना लगता है, 24 घंटे लगते हैं। तो इसमें से आप मान के चलते हैं कि 23 घंटे हमारे क्या होते हैं, आई फेज, और आपके बचे 1 घंटे 1 आवर सिर्फ किसके लिए होता है, एम फेज के लिए। तो इसमें कह रहा है कि इसमें किसमें दुगनी हो जाती है, तो इंटरफेज में ही क्या हो जाएगा, हमारी जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो दुगनी हो जाती है। और बेसिकली किसमें, यस फेज में ही जो होता है वो कोशिकाएं का जो ये क्रोमोसोम है वो दुगना हो जाते हैं। लेकिन अगर डीएनए की बात करें तो डीएनए इसमें 4 हो जाएंगे, यानी कि 4 गुना बढ़ जाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, इंटरफेज। अगला क्वेश्चन है, माइटोसिस विभाजन में कितनी पुत्र कोशिकाएं बनाती हैं। तभी आपको मैंने बताया था कि माइटोसिस डिवीजन में क्या हो जाएगा, पहले सेल इनलार्ज करता है, इसका न्यूक्लियस भी, फिर ये 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती हैं, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, 2। अगला क्वेश्चन है, मियोसिस के दौरान एक डिप्लॉइड कोशिका, अब किसकी बात कर रहा है, मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन की, से कितनी हैप्लॉइड कोशिकाएं बनती हैं। तो ये भी आपको पता होगा, कितनी बनती हैं, 4। एक सेल से पहले क्या होंगे, ये जब इनलार्ज करेंगे फिर 2 बनेंगे, और ये क्रोमोसोम में डिवाइड होके फिर से ये 4 डॉटर सेल बना लेते हैं, जो कि क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, यानी कि 23। अगर ये 46 हैं तो ये 23 हो जाएंगे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, 4। अगला क्वेश्चन है, माइटोसिस विभाजन अधिकतर किस प्रकार की कोशिकाओं में होता है। माइटोसिस की बात कर रहा है, यानी कि समसूत्री विभाजन की बात कर रहा है। तो किसमें होते हैं, शरीर की कोशिकाएं, यानी कायिक कोशिकाएं, जिनको बोलते हैं सोमैटिक सेल में होती हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रॉसिंग ओवर किस चरण में होता है। अभी मैंने आपको बताया था कि क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे, प्रोफेज फर्स्ट के पैकेटीन स्टेज में, पैकेटीन स्टेज में होता है क्या, क्रॉसिंग ओवर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, प्रोफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा चरण गुणसूत्रों के मध्य रेखा पर स्थित होने का संकेत देता है। तो अगर आपको याद होगा, अगर मेटाफेज की बात करें तो यहाँ पर ये आपके जो क्रोमोसोम थे, यहाँ से ये आप देख रहे होंगे स्पिंडल फाइबर यहाँ से बनना शुरू होते थे। तो मध्य में किस अवस्था में, मेटाफेज फर्स्ट, या मेटाफेज की बस बात कर सकते हैं, फर्स्ट लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसमें किसमें होगा, बी, यानी कि गुणसूत्र कहाँ पर मध्य में होंगे, तो मेटाफेज स्टेज में। अगला क्वेश्चन, कोशिका विभाजन का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी कि कोशिका विभाजन होता क्यों है। तो ऊर्जा उत्पादन के लिए नहीं, क्योंकि इससे तो कोई भोजन तो ले नहीं रहे हैं, ना ही भोजन का संग्रहण करता है। ये वृद्धि और मरम्मत का कार्य करता है। जैसे मैंने बताया था ना कि अगर मान लीजिए अगर आपको कहीं चोट लग जाए तो जो घाव होते हैं वो क्या, फिर से उनकी मरम्मत ही होती है ना, वो फिर से रीजनरेट होते हैं। तो वो क्या करेंगे, उनकी मरम्मत होगी और वृद्धि में भी
सहायक होते हैं। जैसे मान लीजिए छिपकली की पूंछ कट गई तो फिर से वो पूंछ फिर से रीजनरेट हो जाती है, नहीं वो क्या होती है, फिर से साइज में बढ़ती है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, वृद्धि और मरम्मत में। अगला क्वेश्चन है, माइटोसिस में बनने वाली पुत्र कोशिकाएं कैसी होती हैं? पुत्री कोशिकाएं, पुत्र नहीं बोलेंगे, पुत्री बोलेंगे। तो माइटोसिस की बात कर रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, अब दिया है विभिन्न या एक जैसी, तृतीय गुणसूत्र वाली या बिना केंद्रक वाली। तो आपको पता होगा इसमें माइटोसिस में कैसे होते हैं, एकदम सेम, क्योंकि माइटोसिस को क्या बोलते हैं, समसूत्री विभाजन, यानी कि एकदम समान, पेरेंट्स से एकदम समान बनते हैं, तो इसीलिए इनको क्या बोलेंगे, ये एक जैसी पुत्री कोशिकाएं बनेंगी। अगला क्वेश्चन है, माइटोसिस के दौरान कितने चरण होते हैं? वैसे देखा जाए तो चरण तो उसके कई होते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन में करेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, 4 में क्या आपके जैसे मान लीजिए प्रोफेज आ गए, फिर मेटाफेज, एनाफेज, और उसके बाद लास्ट में क्या आते हैं, टीलोफेज। तो मेन अगर माइटोसिस की बस बात करें तो उसमें कितने चरण आते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सी। अगला क्वेश्चन है, मियोसिस विभाजन किसमें होता है? अब मियोसिस की बात कर रहा है कि मियोसिस जो डिवीजन होता है किसमें होता है, शरीर कोशिकाओं में। तो शरीर कोशिकाओं में किसका डिवीजन होता है, माइटोसिस। मस्तिष्क कोशिकाओं में या जनन कोशिकाओं में या तंत्रिका कोशिकाओं में? तो किसमें होता है ये, जनन कोशिकाओं में। अगला क्वेश्चन है, इंटरफेज किस प्रक्रिया का भाग है? अभी मैंने आपको बताया इंटरफेज किस प्रक्रिया का भाग है। अब दिया माइटोसिस, मियोसिस या विभाजन से पहले तैयारी या विभाजन का। तो अभी यहाँ पर मैंने सेल साइकिल बनाई थी, जिसमें क्या थे, यहाँ पे आपका G1 था, फिर यस फेज थे, G2 था, उसके बाद यम। तो यहाँ से G1 से लेके G2 तक का ये क्या था, तैयारी वाला फेज था। यहाँ तक क्या करते हैं ये लोग, मतलब तैयारी करेंगे। तो इंटरफेज या आई फेज, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये प्रिपरेशन फेज होते हैं आपके। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, विभाजन से पहले तैयारी। अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्र मध्य रेखा पर किस चरण में सजते हैं? फिर से ये क्वेश्चन थोड़ा रिपीट है, किसमें, मेटाफेज में ही मध्य स्टेज पर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रक झिल्ली का विघटन कब होता है? अब केंद्रक झिल्ली कब उसका विघटन होता है? तो मेटाफेज पर, टीलोफेज पर, एनाफेज या प्रोफेज? तो प्रोफेज स्टेज पर ही क्या होता है, केंद्रक झिल्ली क्या हो जाएगा, धीरे धीरे डिसअपियर होंगे और फिर धीरे धीरे फिर क्या होगा, स्पिंडल फाइबर बनना शुरू होने लगते हैं मेटाफेज के लिए। अगला क्वेश्चन है, मियोसिस के परिणाम स्वरूप बनने वाली कोशिकाएं कैसी होती हैं? तो कैसी होंगी, डिप्लॉइड होंगी, हैप्लॉइड होंगे, ट्रिप्लॉइड होंगे या कोई नहीं? तो आपको पता है क्या होंगी, हैप्लॉइड, क्योंकि ये अर्धसूत्री विभाजन है, तो उसमें क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे। नेक्स्ट है, साइटोकाइनेसिस का अर्थ क्या है? तो केंद्रक विभाजन है या साइटोप्लाज्म का विभाजन है या डीएनए की प्रतिकृति है या गुणसूत्रों का संकुचन है? तो करेक्ट क्या हो जाएगा इसमें, साइटोप्लाज्म का विभाजन, क्योंकि इसमें क्या होगा, फिर से जो डीएनए 2 भाग में जो बने हुए हैं वो फिर से क्या होंगे, उनके साइटोप्लाज्म जो यानी बाहरी आवरण है वो क्या हो जाएंगे, जैसे यहाँ पे है, तो ये क्या ब्रेक होकर ये बाहर निकल जाते हैं, किसमें, साइटोकाइनेसिस में। अगला क्वेश्चन है, डीएनए की प्रतिकृति किस चरण में होती है? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी, डीएनए की प्रतिकृति। अभी मैंने बताया था कि जो क्रोमोसोम जो है दुगना किस में होंगे, यस फेज में, इंटरफेज के यस फेज में होते हैं, और यहाँ पर जो डीएनए है वो 4 गुना बढ़ जाता है, रेप्लिकेट करता है। अगला क्वेश्चन है, माइटोसिस का दूसरा नाम क्या है? तो माइटोसिस की बात कर रहा है, तो गुणसूत्र विभाजन या सम विभाजन या अपविभाजन या रासायनिक विभाजन? तो सम विभाजन मतलब समसूत्री विभाजन। एनाफेज में क्या होता है? अब एनाफेज में पूछ रहा है, गुणसूत्र सजते हैं, ये आपको पता है इंटरफेज में होता है। गुणसूत्र 2 भागों में बढ़ते हैं या केंद्रक बनता है या कोशिका विभाजित होती है? तो इसमें क्या होगा, गुणसूत्र 2 भागों में बंटना शुरू होते हैं, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है टेलोफेज में क्या बनता है। तो टेलोफेज में क्या बनेंगे, नए केंद्रक या नए गुणसूत्र या केंद्रक झिल्ली विघटित होती है या कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इसमें क्या होगा, टेलोफेज में क्या होते हैं, नए केंद्रक बनते हैं, क्योंकि केंद्रक झिल्ली कहाँ पर विघटित हो गई है, साइटोकाइनेसिस में। नेक्स्ट है कौन सा विभाजन आनुवांशिक विविधता उत्पन्न करता है। तो माइटोसिस करता है या मियोसिस करता है या साइटोकाइनेसिस या इंटरफेस। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, मियोसिस, क्योंकि मियोसिस ही जर्म सेल में डिवीजन मियोसिस ही करता है। मियोसिस टाइप का डिवीजन होता है किसमें, जर्म सेल में, और बेसिकली कहाँ पर, आपके स्पर्म और ओवरी में। तो यहीं पर ही क्या, तो वो किससे रिलेटेड है, आनुवांशिक विविधता से। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। और ये लास्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में माइटोसिस से उत्पन्न कोशिकाएं होती हैं। तो मानव शरीर में माइटोसिस से जो कोशिकाएं उत्पन्न होंगी, तो 46 क्रोमोसोम वाली या 23 या 92 क्रोमोसोम वाली या कोई नहीं। तो इसमें पता है ना, माइटोसिस में यानी कि समसूत्र यानी कि समान सूत्री विभाजन होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए 46 क्रोमोसोम वाली। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप इसके प्रैक्टिस सेट भी ज़रूर करिएगा, और जितने भी मैंने नोट्स इसमें दिए हैं उस नोट्स को आप लोग ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।